नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इस श्रृंखला में जो हमारी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए जो हमारी ये युद्ध अभ्यास की श्रृंखला चल रही है, इसको हमने कल से एक नया रूप दिया है। यानी कल से जो हमने इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है दोस्तों। और इसमें अब हम जो करते हैं दोस्तों वो पहले हम करते थे 25 क्वेश्चन, अब हम करते हैं दोस्तों 40 क्वेश्चंस के आसपास। 40 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके होते हैं दोस्तों वो किस किस के एग्जाम के होते हैं? वो होते हैं यूपीएसआई के लिए, वो होते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के, और वो होते हैं आपके एसएससी एग्जाम के क्वेश्चंस। एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, उसलिए मैं आपके ये एसएससी के क्वेश्चन भी इसमें रखता हूँ। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट को हम जो डेडिकेटेडली चला रहे हैं वो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए ही चला रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई का आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो मार्च में है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी आपका तकरीबन आप मान लीजिए कि अप्रैल मई के आसपास आपका हो जाएगा। और जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो आपका 23 फरवरी से आगे आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेडली मैथमेटिक्स की अपनी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट की, और मैं आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, आप करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 9 अंकों की संख्या है आपके पास 985x3678y, यदि ये संख्या 72 से विभाज्य है तो आपको बताना 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और वो संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। और 8 से और 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाजिता का नियम कहता है दोस्तों कि वो संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर इस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो गए तो मतलब ये है कि ये संख्या हमारी कंप्लीटली 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर इस संख्या के जो डिजिटल सम है, जो इस संख्या के डिजिट्स का सम है, जो अंकों का योग है, अगर वो हमारा 9 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। और अगर संख्या 9 से और 8 से दोनों से विभाजित हो जाती है तो संख्या 72 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, आपको क्वेश्चन करना है। आप बाद के 3 अंक उठाइएगा, 7 8 y, ये हमारे पास 3 अंक है। आप y की जगह ऐसी वैल्यू रखो जो हमारे पास संख्या हो जानी चाहिए वो 8 से कट जानी चाहिए। देखो 8 नम 72 हो जाएंगे, आपके पास 6 बचेंगे। तो बाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? बाई की जगह मैं 4 रख सकता हूँ। बहुत आसानी से मैं बाई की जगह क्या रख सकता हूँ दोस्तों? बाई की जगह रख सकता हूँ 4। यानी मैं इसको बाई को काट के मैं इसकी जगह 4 रख सकता हूँ। यानी अब जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 784 बन जाएगी। अब आप देखो इसको, ये 8 से कट जाएगी, 8 नम कितने होते हैं 72, आपके पास 6 बचेगा, 8 8 64, पूरी तरीके से आपसे कट जाएगी, 8 से कंप्लीटली कट जाएगी। अब जो संख्या है आपकी बन जाएगी दोस्तों उस पर ध्यान दीजिए। अब ये संख्या आपकी बन जाएगी 9 8 5, और x आपके पास रहेगा 3 6 7 8, और ये बन जाएगा आपके पास 4। अब आपको x का मान कैसे निकालेंगे? आप x का मान जब निकालेंगे दोस्तों वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे कि आपको डिजिट का सम निकाल देना है, या 9 जहां भी बन रहा हो उसको काट देना है, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि या तो डिजिट का सम 9 हो या आप 9 बना के डिजिट को काटते रहो। देखो ये 9 बन जाएगा तो ये कट जाएगा हमारा, 4 5 और 4 9 बन जाएगा, ये भी कट जाएगा, 6 और 3 9 बन जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखो आप 8 और 8 कितने हो गए? देखो आप ऐसे समझो, 8 एक इसमें से मैं एक निकाल के इस वाले 8 को दे देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 6 बच जाएगा। अब 6 और 8 बचा, इस 6 में से मैं एक निकाल के इसको दे देता हूँ तो ये 9 बन जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी इसका जो डिजिट का सम आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है x प्लस के 5। अब x प्लस के 5 इसका डिजिट का सम आ रहा है, तो आप मुझे बताएंगे x की मैं क्या वैल्यू रखूं
जो मेरे पास जो मेरे पास ये संख्या बन जाए, मेरे पास जो संख्या बन जाए वो मेरी किससे कट जाए, वो कंप्लीटली किससे कट जाएगी दोस्तों, वो कंप्लीटली 9 से कट जाए। तो x की वैल्यू आप रख दीजिए दोस्तों यहाँ पे 4। अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ तो 4 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 5 9 हो जाएगा। और 9 संख्या किससे कट जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी आपकी 9 से। यानी अब यहाँ पे मेरे पास x और y की दोनों वैल्यू आ गई, यानी x बराबर मेरे पास 4 आ गया दोस्तों, और y बराबर मेरे पास 4 आ गया। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आंसर आएगा बोलो, ये होगा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 माइनस 3 गुणा 4, यानी आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। आपको बात समझ में आ गई, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कहना चाह रहा है 3 अंडर रूट 16 एक कैसी संख्या है। आप मुझे बताएंगे 3 है और अंडर रूट के अंदर 16 है, तो अंडर रूट के 16 की वैल्यू होती है 4, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 4, और 3 गुणा 4 क्या हो जाएगी, 3 गुणा 4 क्या हो जाएगी, 3 गुणा 4 हो जाएगी दोस्तों 12, यानी 12 तो एक पूर्णांक अंक है, यानी ये कैसी हो जाएगी, एक पूर्णांक है। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करके कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसको समझेंगे। 200, 128, 144 का लघुत्तम समावर्तक आपको बताना। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम आपको बताना, किसका बताना है, 200, 128 और 144 का एलसीएम बताना है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे अगर मैं इसका एलसीएम निकालना चाहूँ तो आप देखो ये संख्या मेरी 4 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये संख्या क्या मेरी 16 से डिवाइड हो जाएगी, 16 अट्ठे 128, और 16 से ये डिवाइड हो जाएगी, 16 कम 16 बचेगा 4, 16 नहीं 16 से डिवाइड नहीं होगी, 8 से हो जाएगी दोस्तों, ये भी 8 से हो जाएगी। यानी इसमें जो एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सब में से 8, यानी 8 25 अट्ठे 200, तो 8 गुणा 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, एलसीएम निकालने का मैं इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। तो 8 गुणा क्या लिख सकता हूँ, 8 कितना हो जाएगा, ये 8 का 8, 8 छंग 48, यानी कि 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। और ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास कितना, 18 अट्ठे 128, यानी 18 गुणा 8 हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि 8 तो आपके पास कॉमन आ ही रहा है, और बाकी के इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो 25 का 25 आ जाएगा। उसके बाद आप 16 और 18 का क्या एलसीएम लोगे, 16 में से अगर 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 8, यहाँ पे बच जाएगा 9, तो आपके पास 8 भी लिखना पड़ेगा, आपके पास 9 भी लिखना पड़ेगा। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसका एलसीएम। अब देखो इससे भी अजीब इजी बताता हूँ। आप देखो इसमें 25 है, और 25 की मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो 100 बन जाएगा, यानी जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अब यूनिट डिजिट 0 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5760। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5760 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। बोलो बात आगे समझ में कि नहीं आगे, बोलो अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका ये सिंप्लीफिकेशन का है दोस्तों, और इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। देखो ध्यान से समझेंगे, आपको दिया है 2 गुणा 3/2। आपको पता है बोर्ड मास का नियम क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा बोर्ड मास का नियम, BODMAS, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ मतलब ब्रैकेट के ओपन करेंगे, जहां भी ऑफ लिखा हुआ होगा पहले उसके बाद उसको करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ का मतलब ये होता है डिवाइड आपके पास, ये होता है मल्टीप्लीकेशन, ये होता है एडिशन, और ये होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जिस क्रम क्रम में ये लिखा हुआ है दोस्तों इसी क्रम में हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर की मल्टीप्लाई करो, उसके बाद हमें ऑफ करना है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यानी इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं, तो 4 + 4 हो जाएगा, गुणा आपके पास 4 आ जाएगा, और भाग आपके पास 4 चौक 16 हो जाएगा, और माइनस आपके पास कितना हो जाएगा 4, और भाग हो जाएगा आपके पास 4, और गुणा हो जाएगा 4। समझ में आ गई बात। अब इसको सोल्व कर दीजिए, देखो मैं इसको भाग दूंगा, 4 चौक 16, 16 से 16 कट जाएगा, यानी 4 + 1 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देखो 4 से भाग दूंगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे मेरे पास कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1। इस ब्रैकेट की जो वैल्यू बच जाएगी वो 1 बच जाएगी। अब इस 1 के अंदर बात करो, इसकी बात करो इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 2 गुणा 3, और भाग 2 की मल्टीप्लाई में 3 से करूंगा, 2 तिया कितना होता है दोस्तों 6 होते हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 से और भाग करेंगे 1 से,
ठीक है, 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 6 से अगर मैं इसको भाग कर देता हूँ, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से 6 भाग जाएगा तो ये कट जाएगा पूरा। यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी 2। 2 आंसर आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास है 5। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको जो देखने को मिले थे ना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 जो वैकेंसी थी 2024 में, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपको इन क्वेश्चन को करना सीखना है। देखो ये हो जाएगा आपके पास 5 अंडर रूट 3 और प्लस आपके पास हो जाएगा ये अंडर रूट 25। ठीक है, और बराबर आपको दिया हुआ है 17.30। ठीक है जी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको एक सिंप्लीफिकेशन में बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा प्लस। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 75 था ना दोस्तों, ये 75 था, 75 था, ये था 75। 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 25 बाहर आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 5 गुणा 5 रूट 3 हो जाएगा और बराबर मेरे पास आ जाएगा 17.32। यानी यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो 10 अंडर रूट 3 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 17.32। ये मेरे पास वैल्यू बन गई 10 अंडर रूट 2 की, 10 अंडर रूट 3 की वैल्यू बन गई। अब आपको जिसका मान निकालना है उसको लिख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो, इसको लिखेंगे 14 हो जाएगा, ये 14 रूट 3 हो जाएगा दोस्तों, और गुणा सॉरी प्लस। अब 18 देखो आपको अच्छे से पता है कि जो आपको ये अच्छे से पता है 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आसानी से 36 बार कर जाएगा। यानी 36 गुणा 3 होता है 108। तो 36 तो बाहर आ जाएगा, 36 का 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर कितना रह जाएगा 3। देखो इसको मैं बताता हूँ आपको, ये 108 है, 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 108 को लिख सकता हूँ 36 गुणा 3, और 36 गुणा 3 को क्या लिख सकता हूँ, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट है ना ये, 36 का 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। ठीक है जी, तो ये बराबर मेरे पास कितना होगा ये आपको बताना। इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा दोस्तों 20 रूट 3। तो 20 रूट 3 का मान बताना है। आप मुझे बताएंगे 10 रूट 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। तो इसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 गुणा 17.32, तो इसका मान मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दे, देखो 32 दूनी 64, 17 दूनी 34, यानी आपके पास आ जाएगा 34 पॉइंट, इसका मान जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 34.64 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 34.64 आपका सही उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6 है। प्रश्न नंबर 6 आपके पास है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम उनके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है। देखो लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम जो हो जाएगा वो उसके एचसीएफ का 6 गुना है। मैं एचसीएफ मान लेता हूँ इधर, ये एचसीएफ में मान लेता हूँ दोस्तों एक्स। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 56x हो जाएगा। ठीक है जी, आपको दिया उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या है, 224 है, 240 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो आपको दिया हुआ है इनका योग। अगर मैं इनके योग की बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं इनके योग की बात करता हूं तो मेरे पास 56x हो जाएगा और प्लस मेरे पास x हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, आपको दिया हुआ है 1710 के बराबर। मैं इसको ऐड करूंगा तो x ये हो जाएगा मेरे पास 57x, और 57x बराबर हो जाएगा 1700, ये हो जाएगा। अब देखो 57 दिया आपके पास होता है 171, तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 30। 57 या 171 होता तो x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। यानी एचसीएफ की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 30 आ जाएगा, और अगर एलसीएम की मैं बात करता हूं तो 56 गुणा 30 आ जाएगा। बोलो बात आगे समझ में। अब आपको बताया हुआ है कि दो संख्या है, उनमें से एक संख्या 240 दी हुई है, दूसरी संख्या बतानी। तो हमें पता होता है दोस्तों कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, यानी कि संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 56 गुणा 30 और गुणा 30 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 240। ठीक है जी, बात आगे समझ में आपको। अब देखो मैं इसको 0 से 0 काट दूंगा, 3 से कट जाएगा 8 बार, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 7 बार, यानी 7 या 21, और 7 या 21 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये इंटू बी और था ना हमारे पास, तो यहाँ पे मेरे पास बी की जो वैल्यू आ जाएगी, बी बराबर आ जाएगा 210, यानी 210 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 210, 210 क्या हो जाएगा सही उत्तर, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपके पास क्या है, कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा आसानी से कर सकते हैं।
आपको दिया गया है कि 5,072.19 प्लस 368.312 प्लस आपको क्या जोड़ना चाहिए, तो ये बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है और आसान क्वेश्चन, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझिए, आपको एक चीज मैं बताता हूं दोस्तों, आप इसको देखो, आपके सबके यूनिट डिजिट क्या है, अलग है, तो यूनिट डिजिट से करो इसको। देखो अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ, यहाँ समझेंगे आप, इसको मैं यूनिट डिजिट से आपको बताता हूँ करके। ये 0 मान लीजिए इसके आगे, ठीक है। उसके बाद ये प्लस कितना है, 368.312, और प्लस आपको जो बताना है ये बताना है, और आपके पास क्या रहा है, 09018.618। आपको पता है कि यूनिट डिजिट पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, वो आना चाहिए 8 आना चाहिए। यानी कि यूनिट डिजिट अगर आप ऐड कर दीजिए तो 1 आना चाहिए। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे 0 और 2 ऐड करूंगा कितना आएगा, 0 और 2 आपके पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और आपके पास यहाँ क्या आना चाहिए, जो यूनिट डिजिट पर 8 आ जाए, तो यहाँ 6 आना चाहिए, और 6 वाला आंसर केवल और केवल एक ही है हमारे पास, 6। लेकिन ये भी तो हमारे पास 6 वाला आंसर है, ये भी तो 0 है ना, तो 0 भी तो हो सकता है, 0 और 6 भी तो बात एक ही है ना। तो चलो इसको ऐड करके देख लेते हैं, इसको ऐड कर लीजिए आप, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा आपके पास 5, और पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, 6 और 7 आपके पास 13 और 14 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 4 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा x, और बराबर आपके पास हो जाएगा 9018.618। ठीक है जी। अब आप इसको माइनस करेंगे, इधर जाके माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, 1 बचेगा, और ये 1 बचेगा आपके पास, और 8 में से 0 जाएंगे तो 8 बच जाएगा, और देखो 11 में से 4 जाएंगे 7 बच जाएगा, तो 7 8 किस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा बस, यही आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, यही आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर आपके पास 8 है। यदि अच्छा, यदि देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यदि a प्लस 1/a बराबर आपके पास 12 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए। आपको दिया हुआ है a, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है a, आपको दिया हुआ है दोस्तों a प्लस 1/a बराबर आपको दिया हुआ है 12। आपसे पूछा गया है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने शायद एक पेपर भी लिया था इसमें, चलो बताता हूँ। ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और माइनस के 2, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 में से अगर मैं -2 करूंगा तो 142 मेरे पास आंसर आ जाएगा, 142 मेरे पास सही उत्तर आ जाएगा, 142, यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूँ, मैंने इसमें एक ब्लैंक पेपर लिया हुआ था। देखो आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, और आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर मेरे पास a प्लस 1/a बराबर मेरे पास अगर n हो, तो यहाँ से मैं 2-3 चीज निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर मैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की बात करता हूँ, तो मेरे पास जो आता है वो आता है n स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की, तो मेरे पास जो आता है वो आता है n क्यूब माइनस के 3n। समझ में आ गई बात। अगर दोस्तों a माइनस 1/a बराबर हमारे पास कितना होता है, n होता है, तो यहाँ पे मेरे पास जो आता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो आता है वो आता है n स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये 2 है दोस्तों, 2, ये नहीं है 2 है। ठीक है जी, एन स्क्वायर माइनस 2 होता है तो एन स्क्वायर प्लस 2 होता है। ऐसे ही अगर a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 की मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास जो आता है वो आता है n की पावर 3 प्लस 3n। समझ में आ गई आपको बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात ये है कि अगर अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है आपके पास n स्क्वायर माइनस के 2। अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको देखो इस वाले क्वेश्चन से, इस वाली वैल्यू से अगर आपको निकालना है, इस वाली वैल्यू से अगर आपको क्या निकालना है, आपको a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगा देना है, a की पावर 4 आपको क्या लगा देना है,
देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस टू की पावर टू और माइनस टू आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए आप बात को कि नहीं समझ गए बोलो, ये वाली बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ए की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन ए की पावर सिक्स की, तो क्या आएगा बोलो, ए की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन ए की पावर सिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आएगा, आप बोलोगे भैया ये आएगा हमारे पास, अगर देखो ए प्लस वन अपॉन ए बराबर अगर एन हो तब मैं बात करता हूँ इसकी, अगर अब मुझे क्या निकालना है, सिक्स पावर निकालनी है, तो कैसे करेंगे, हम करेंगे दोस्तों, देखो एन स्क्वायर एन क्यूब माइनस थ्री एन की पावर टू हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका टू, तो ये आपके पास फॉर्मूले हो जाएंगे। आपको ये थोड़े से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, इससे इन्हीं क्वेश्चन से मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8। अच्छा ये तो हो गया ना, तो हो गया था, डबल रिपीट हो गया क्या, चलिए ये तो हो गया, तो आप इसको कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 142। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर आपके पास है 9। ध्यान से समझेंगे, आपको दिया हुआ है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 100, आपसे बताया गया है कि a इंटू बी जो आपके पास है वो आपके पास 48 दिया हुआ है, आपको बताना है कि a प्लस वी अपॉन ए माइनस वी की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना ए प्लस वी अपॉन ए माइनस वी की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले आपको ए प्लस वी की वैल्यू निकाल देनी है, तो ए प्लस वी बराबर जो आपके पास हो जाएगा, या ए प्लस वी का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं a प्लस वी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो अंडर रूट के अंदर ये सारी वैल्यू हो जाएगी, तो a प्लस वी का मान कितना है, 100 है। ठीक है, बिल्कुल, प्लस इसका मान कितना है 48, तो 48 का 2 गुना कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 48 दूनी कितने होते हैं, 8 दूनी 16, 196 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 96, सॉरी ये 96 हो जाएगा, इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 14, तो a प्लस वी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 14 दोस्तों। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, देखो दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप मुझे बताएंगे a माइनस अगर b की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये मेरे पास कितना है, ये 100 है, और 100 माइनस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 98 हो जाएगा, और सॉरी 96 हो जाएगा, 100 माइनस 96 हो जाएगा, तो मेरे पास 4 बचेगा, और 4 का अंडर रूट होता है दोस्तों 2। ठीक है, बात आ गई समझ में, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रखूंगा 14/2 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा आपके पास 7, आपके पास आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, आप लोगों ने ज्योमेट्री हालांकि पढ़ी नहीं है अभी, मैंने कोई वीडियो अभी ज्योमेट्री की डाली नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझ पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस वैल्यू को इस क्वेश्चन को समझाने की। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन क्या है एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है दी गई आकृति में, जो आकृति आपको दी गई है उस आकृति में ए और बी क्या है अपने आपस में पैरेलल है, ए और बी क्या है, देखो ए और बी, ए बी और सी डी, ए बी जो है सी डी से क्या है पैरेलल है, आपको दिया हुआ है ए बी जो है सी डी से पैरेलल है, यानी आप ध्यान से समझेंगे ये वाली जो लाइन आपको दी हुई है, ये लाइन, ये ए और बी आपको जो लाइन दी हुई है ये सी डी लाइन की पैरेलल है, क्या है समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, समांतर का मतलब है, ठीक है जी। एंगल क्यू पी आर, जो एंगल क्यू पी आर है, देखो एंगल क्यू पी आर, इस क्यू पी आर का मान आपको बताना है, यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है, मान ज्ञात कीजिए, आपको इस वैल्यू वैल्यू ये बताना है आपको, तो सिंपल है, ध्यान से समझेंगे आपको कैसे करना है, देखो बताता हूँ। देखो एक बात आप मुझे बताएंगे, अगर समांतर रेखा है तो समांतर रेखाओं के जो बीच जो आंतरिक कोण होते हैं वो 180 होते हैं, यानी आप देखेंगे जैसे ये दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो बनी नहीं समांतर, ये दो समांतर रेखाएं, अगर मैं इनके इस तरीके से पैरेलल क्या खींच देता हूँ, एक इनके इनको काटती हुई एक लाइन खींच देता हूँ, तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये आपस में 180 हो जाएंगे, ये दोनों एंगल 180 हो जाएंगे, तो आप देखो ये लाइन जो है इसको काट रही है, यानी ये वाला जो एंगल हो जाएगा पूरा, जिसको मैं अब रोटेट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये जो एंगल हो जाएगा टोटल, ये एंगल आपका 180 हो जाएगा, यानी यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस के वाई प्लस
x प्लस के y बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 90। समझ गए बात को। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दोस्तों ये वाला एंगल P। तो P एंगल में देखो आप इसमें जाइएगा, अब आप इस त्रिभुज के अंदर जाइएगा। ये त्रिभुज जो आपके बना हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप बोलोगे भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। यानी कि एंगल P प्लस एंगल आपके पास x और प्लस एंगल आपके पास y बराबर जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। अब क्योंकि आपके पास एंगल x प्लस एंगल y बराबर 90 दिया हुआ है, तो एंगल P की वैल्यू जो आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी भैया कितनी, 180 माइनस के 90। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 90 आपके पास आंसर आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात, बोलो आपको अच्छे से समझ में बात आ गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने आज जो क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं वो उसके उसके क्वेश्चन भी रखे हैं, जो डीआई के क्वेश्चन भी आज मैंने रखे। ये एक निर्देश क्या था जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया था, ये यूपीएसआई सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। तो उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था, निर्देश दिया हुआ था कि 1 से 5 तक। चलो कोई नहीं, इतना तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाओगे, कोई बात। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिए। प्रश्न हमारा 11 नंबर क्या है। प्रश्न जो आपका दिया हुआ है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो मैंने डीआई की एक क्लास ली थी, जो डीआई की मैंने एक क्लास ली थी आपके पैट के एग्जाम के लिए। पैट के एग्जाम में जो डीआई की क्लास ली थी, उस डीआई की क्लास में से आपके एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए थे विदाउट डाटा चेंज, मतलब कोई भी डाटा चेंज नहीं था। जितना डाटा दिया हुआ था, जो भी दिया हुआ था, वो सारा का सारा सेम था। तो आप डीआई पे अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। मैं धीरे धीरे हर एक प्रैक्टिस सेट में डीआई के क्वेश्चन भी लाता रहूंगा और ज्योमेट्री क्वेश्चन भी लाता रहूंगा। और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो हमारा शॉर्ट्स के थ्रू कोशिश करूंगा कि आपको ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट्स में समझा दूं, कोशिश करूंगा इस बारे में। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पाद में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी। देखो 2003 में, देखो 2003 में कितनी आपके पास कितनी उत्पाद थे, 65 थे, यानी 65 लाख थे। और 2004 में कितने हैं, 2004 में 50 लाख है। तो आप मुझे बताएंगे, पहले 65 लाख थे, अब 50 लाख हो गए, तो कितने गिर गए। आप बोलोगे भैया 15 गिर गए, 15। और 15% मतलब 15 यूनिट गिर गए किससे, 65 से। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ध्यान से समझेंगे। 5 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 13 बार कट जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300/13। और 300/13 का मतलब क्या होता है, आपको प्रतिशत गिरावट बतानी है तो लगभग आपको सेम बताना होगा, है ना। तो आपको लगभग सेम बताना होगा। 2003 से 2005 में मोबाइल के उत्पादन में गिरावट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डिवाइड करेंगे, देखो ये आपके पास 2 बार कट जाएगा। और 13 दूनी कितने होते हैं, 13 दूनी 26 होते हैं, ठीक है। और बचेगा कितना बोलो, आप बोलोगे 4 बचेगा, 13 या 39 होते हैं। तो 13 या 39 होते हैं, लगभग लगभग 23% के आपके पास आंसर आ जाएगा, लगभग लगभग 23%। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आपके यहाँ से निकलेगी वो 23% के आसपास निकलेगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन आपके पास 12 नंबर है, इसको ध्यान से समझेंगे। आपको दिया हुआ है 2005 से 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़ किस वर्षों के जोड़ के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो ध्यान से समझेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे, 2 वर्षों का इनका औसत उत्पादन निकालेंगे, 2005 और 2006। 2005 में कितना है, 2005 में 70 लाख है, 2006 में कितना है, 55 लाख है। आप इसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड 2 से करेंगे कितना आएगा बोलो, 70। ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 125। और 125 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो, आपके पास आएगा भैया 62.5, ठीक है जी, 62.5 आपके पास आ जाएगा। अब आप इसका उत्पादन निकालो किसके बराबर, देखो 6 और 7 को ऐड करो। 6 और 7 को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 को ऐड करता हूं तो ये 35 हो जाएगा। 35 इसका उत्पादन नहीं हो सकता, 35 मतलब इसका औसत नहीं हो सकता ना। अब बात करता हूँ 4 और 5 की, 4 की और 5 की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 120 का 60 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बात करता हूँ 4 और 6 की, 4 की और 6 की बात करता हूँ, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 105, ये भी नहीं हो सकता। बात करता हूँ 2 और 7 की, 2 कितना है 45, 7 कितना है
7 है 80, 45 और 80 हो जाएंगे 125, ये आंसर हो जाएगा बस। देखो 80 और प्लस हो जाएगा आपके पास 45, इसको ऐड करोगे तो आपके पास 125 आ जाएगा, उसको डिवाइड करोगे 200 तो 62.5 आ जाएगा, तो उसके बराबर आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर 13, इस पर चलते हैं। साल 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। देखो यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है ये। उत्पादन में ये पूरा क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए 2001 में और 2008 में। 2001 में कितना है 30 है, और 2008 में कितना है, 2008 में दोस्तों 85 है। तो उत्पादित वृद्धि आपको बतानी, देखो 30 था 2001 में और 2008 में कितना हो गया 85 हो गया, कितना बढ़ा वो, तो बोलो कितना बढ़ा। आप बोलोगे भैया ये जो बढ़ा ना आपका, ये बढ़ा 55%, सॉरी 55 यूनिट, कितना बढ़ा 55 यूनिट, और किसके कंपैरिजन में 30 के कंपैरिजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 550/3। 550/3 का मतलब क्या होता है, तीन कम तीन हो जाएगा, बचेगा कितना 2, ये हो जाएगा आपके पास 25, तो तीन छंग कितना होता है, तीन छंग 18 होता है, तीन नम 27 होता है, और तीन अट्ठे 24 होता है, तो 383, तो यानी कि इसके आसपास आंसर आ जाएगा आपके पास। 183.3% आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन के अधिक है। औसत उत्पादन आप एक बार निकालेंगे, औसत कितना हो जाएगा, औसत निकालो। देखो 30 और 45 कितने होते हैं 75, 75 में 5 जोड़ेंगे 80 हो जाएंगे, 80 और 6 हो जाएंगे 140, 140 में 50 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 190, 190 में 70 जोड़ेंगे हो जाएंगे 260, 260 में अगर मैं 50 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 260 में 50 जोड़ूंगा 310 हो जाएगा, 310 और एक हो जाएगा 315, 315 और 80 कितना हो जाएगा, 315 और 80 हो जाएगा 395, 395 और 5 हो जाएगा 400, 400 और 80 कितना हो जाएगा 480, यानी टोटल हो जाएगा 480। और 480 कितने वर्ष का है, 3 और 3 6 और 2 8 का है, तो आप इसका औसत निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 48, 60 आ जाएगा 60। अब इसने पूछा है कितने वर्षों में उत्पादन अधिक है मतलब औसत से अधिक है, तो औसत कितना है कितना है औसत 60 है, तो 60 से अधिक वाले देख लो, 60 से अधिक वाला 65 हो जाएगा, 60 से अधिक वाला 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 85 हो जाएगा। यानी 4 ऐसे साल हैं जिन्होंने कितना करा, औसत उत्पादन से अधिक करा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अरे कितने क्वेश्चन थे, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये। हाँ, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। किस वर्ष में कितने वर्षों की तुलना में, देखो आप क्या निकालेंगे, इसने पूछा है कि मतलब किस वर्ष में अधिकतम थी, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन की प्रतिशत दर अधिकतम थी, ये आपको बताना। देखो पहले अगर मैं इन चारों सालों को तो चेक करना, तो आप दो में देखो, दो में अगर मैं देखूंगा तो 15 बढ़ गया, देखो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, 15 बढ़ गया तो 15/30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 50%, ये कितना हो जाएगा 50%। ठीक है जी, ये आपका पहले ऑप्शन का हो गया 50%, ए ऑप्शन का। अगर मैं बी ऑप्शन का चेक करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2003 से, 2003 में देखो कितना बढ़ जाएगा, ये आपका 25 बढ़ जाएगा, 25 20 बढ़ जाएगा 20, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 20 बटे हो जाएगा 45, और 20 बटे 45 गुणा 100% कितना हो जाएगा बोलो, 5 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 400/9 हो जाएगा, 400/9 का मतलब हो जाएगा 4 चौक 16, सॉरी ये हो जाएगा 400/9, तो 400/9 हो जाएगा 40, 400/9 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 चौक 36 यानी कि 40 के आसपास आएगा, 9 चौक 36 आपके पास 4 बचेगा, 9 चौक 36 यानी कि 4 पॉइंट के समथिंग आपके पास आ जाएगा ये। अब सी की बात करता हूँ, सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 2005 में, 2005 में देखो 20 बढ़ा, और 20 किस पे बढ़ा 50 पे, कितना बढ़ा देखो 20 और 50 पे बढ़ा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40% एग्जैक्टली। अब आप डी ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन का, डी ऑप्शन 2007 की बात हो रही है, तो 2007 में देखो 55 से कितना बढ़ जाएगा, ये 55 से आपका कितना बढ़ जाएगा दोस्तों 25 बढ़ जाएगा, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 55, और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 100। ठीक है जी, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, यानी 500 बटे कितना हो जाएगा 500/11 हो जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कि 4 के आसपास ही बनेगा, तो एक ही ऑप्शन आपका लग रहा है जो 5 से है,
और वही आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 2002 में। 2002 में मैक्सिमम आपकी क्या थी, मैक्सिमम उत्पाद था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा कितनी है 8√3 सेंटीमीटर में बताना कितना होगा। देखो आप सभी लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 a²। यही होता कि नहीं होता बोलो। आप इसमें वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा √3/4। ए की वैल्यू कितनी है 8√3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 8√3। ठीक है जी, आंसर कितना हो जाएगा बोलो। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 थी 48, 48 को 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, देखो ध्यान से समझो, 8×8 = 64 हो जाएगा ना, माफी चाहूंगा 64 × 3, ये हो जाएगा आपके पास √3/4 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 64 × 3। तो 64 से काटूंगा कितनी बार कर जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 16 चौका 64 और 16 थी 48, यानी कि आंसर हो जाएगा 48√3। 48√3 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 17। यदि एक घनाकार डिब्बे की जो घनाकार डिब्बा है उसकी भुजा 12 है, आपको बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। आप सभी लोग जानते हैं एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है वो होता है 6a² होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a², ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 6 गुणा और 12 × 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 44 होता है, 144। तो 4 छंग 24 का 4 चौक 16, नहीं 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा और हासिल हो जाएंगे आपके पास 2, और 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 का 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 8 हो जाएगा, यानी कि 864 आपके पास सही आंसर हो जाएगा। 864 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 15, 20, 25 डॉट डॉट 135 के बीच कितने पद है, ये आपको बताना है। तो जो अनुक्रम एवं श्रृंखला का क्वेश्चन होता है एपीजीपी का, उसका क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। पहला पद कितना है ए बराबर आपको दिया हुआ है 15। डी क्या होता है डिफरेंस, दूसरी संख्या और पहली संख्या का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। आपको एन की वैल्यू बतानी क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है एन, यानी कि nth टर्म जो होती है टी एन बराबर जो होता है nth टर्म बराबर वो कितना होता है, वो होता है a+n-1 × d होता है। अब हमारे पास पता है nth टर्म कौन सी है, यानी कि लास्ट टर्म कौन सी है बताओ हमारी, हमारे पास लास्ट टर्म है 135 और बराबर a की वैल्यू कितनी है 15 है और प्लस n-1 × d की वैल्यू कितनी है 5 है। 15 इसमें से माइनस करूंगा कितना आ जाएगा बोलो 20 आ जाएगा 120, और ये हो जाएगा 120/5 बराबर कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा बोलो 24 बार जाएगा, 24 और कितना हो जाएगा 25, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25। 25 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 19। गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है, आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो ना इसको, आसानी से कर सकते हो आप इसको। ठीक है जी, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं, यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा ये समुच्चय का क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे, आपको दिया हुआ है दोस्तों, वेन डायग्राम से हम इसको कर सकते हैं आसानी से। आपको बोला गया है दोस्तों कि आपको बोला गया है कि 15 छात्र क्या है क्रिकेट खेलते हैं और 5 छात्र ऐसे हैं जो दोनों चीज खेलते हैं। ये हो जाएगा क्रिकेट आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास टेनिस। अब क्रिकेट खेलने वाले 15 छात्र टोटल थे और 15 छात्र में से 5 छात्र यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचेंगे 10 छात्र बचेंगे। और क्रिकेट खेल 40 छात्रों में से 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों चीज खेलते हैं, तो दोनों छात्रों में से कोई भी ना खेलने वाला। तो देखो अब टेनिस खेलने वाले कितने हैं 15 है, 15 में से 5 यहाँ आ गए तो 10 यहाँ आ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो, ये टोटल हो जाएगा आपके पास 25, यानी 25 लोग ऐसे हैं दोस्तों, 25 लोग ऐसे हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। आपको बताना है कितने लोग नहीं खेलते, तो 40 में से माइनस कर देंगे, 40 - 25 बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी 15 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो वही हमसे पूछा था, ये सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। आपको दिया हुआ है
65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है, 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। समूह में हर कोई दो में से कम एक खेलता है, तो आपको बताना है कितने लोग टेनिस खेलते हैं, ये बताना। इसने बोला कि जो टोटल है ना 65 लोग, ये कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं, और इस 65 में से 40 लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो केवल जो दोनों चीज खेलते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों। तो आप वही क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। आपको क्या करना है, एक वेन डायग्राम बना लेना है। ये आपका वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बना तो दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक वेन डायग्राम हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें आपको बोला गया है क्या, आपको ये बोला गया है दोस्तों कि जो 10 लोग हैं वो दोनों चीज खेलते हैं, तो कॉमन वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ये हो जाएगा आपका क्रिकेट वाले, ये हो जाएगा आपके टेनिस वाले। अब इसने बोला कि टोटल लोग जो है ना, टोटल जो 65 लोग हैं, ये कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं, यानी ये जो पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका 40 लोगों का, 60-65 लोगों का। और ये 65 के 65 लोग कुछ ना कुछ खेलते जरूर है। ठीक है जी, ये 65 के 65 लोग कुछ ना कुछ खेलते जरूर है। आपसे बोला गया है देखो, जो 40 लोग हैं वो क्रिकेट खेलते हैं केवल, तो 40 में से 10 यहाँ आ गए तो 30 लोग यहाँ जाएंगे। अब देखो 40 लोग तो ये हो गए, तो आप मुझे बताएंगे जो टेनिस खेलने वाले लोग हैं, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे 40 लोग यहाँ हो गए, तो यहाँ पे कितने लोग बचे होंगे, 25 लोग बचे होंगे, सॉरी 20 लोग बचे होंगे। नहीं नहीं, 25 बचे होंगे ना, 65 है ना, तो 25 लोग यहाँ पे बचे होंगे, यानी 25 लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल टेनिस खेलते हैं। आप मुझे बताएंगे टोटल जो हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। अब यही 65 लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे दोस्तों, केवल आपसे पूछा गया है ना कि टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं, तो टेनिस खेलने वाले जो लोग हो जाएंगे आपके, वो कितने हो जाएंगे, 25 लोग आपके ये हो जाएंगे और 10 लोग आपके ये हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 35। यानी 35 लोग आपके क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर आपके पास 22 है। प्रश्न नंबर आपके पास 22 है, इसको आप ध्यान से करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। देखो आप समझो इस क्वेश्चन को, आसानी से कर लोगे। मैकेनिकल शब्द है एक, इसके अक्षरों से कितने 5 अक्षर के इस प्रकार शब्द बनाए जा सकते हैं, वह शब्द हमेशा एक व्यंजन के साथ शुरू हो। ओके, देखो ये हमारे पास मैकेनिकल एक वर्ड है, मैकेनिकल आपके पास ये एक वर्ड है, मैकेनिकल। अब आपको जो बताना है दोस्तों, वो बताना है कि जो मैकेनिकली वर्ड है ना, इस वर्ड में आपको जो एक 5 अंकों का क्या बनाना है, जो 5 अक्षरों का क्या एक वर्ड बनाना है। कुछ 5 अक्षरों के वर्ड में कंडीशन ये है कि जो आपका वर्ड शुरू होना चाहिए ना, वो केवल और केवल आपका जो वर्ड शुरू होना चाहिए, वो शुरू होना चाहिए भैया व्यंजन से। वो वर्ड आपका व्यंजन से शुरू होना चाहिए। तो आप 5 अंकों का वर्ड कैसे बनाओगे, देखो 5 लेटर कैसे बनाओगे, एक लेटर यहाँ हो जाएगा, एक लेटर ये हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 5। ये 5 अंकों का लेटर बन गया। आप मुझे ये बात बताएंगे दोस्तों, इसमें वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स इसमें है ई, ए और आई, ये कितने हैं आपके पास, 4 वोवेल्स हैं। ऐसे ही आपके इसमें व्यंजन कितने हैं, एम है, सी हो जाएगा, एच हो जाएगा, एन हो जाएगा और सी हो जाएगा, ये आपके पास एल हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, आप मुझे ये बात बताएंगे कि जो पहला लेटर है वो कितने तरीके से बढ़ा जा सकता है। पहले लेटर में आना क्या है, पहले लेटर में आना है दोस्तों हमारा व्यंजन, और व्यंजन आना है तो मतलब ये 6 तरीके से भरा जा सकता है, ये 6 तरीके से भरा जा सकता है। अब इसी तरीके से आप मुझे बताएंगे बाकी के जो लेटर है, बाकी के 4 लेटर है, 4, ये बाकी के 4 लेटर है, इसमें कुछ भी आ सकता है। भाई इन 4 लेटर में तो कुछ भी आ सकता है ना, अगर इन 4 लेटर की मैं बात करता हूँ तो इसमें कुछ भी आ सकता है। और अगर इसमें कुछ भी आ सकता है तो लेटर बचे कितने, एक इसमें चला गया 3, 3 6, 4 10, तो 10 लेटर है, तो बचे हमारे पास 9 लेटर बचे, और इन 9 लेटर में से हम आगे कुछ भी रख सकते हैं। तो 9 में से मुझे कितने लेटर चूज करने हैं बताओ, 9 में से जो मुझे लेटर चूज करने हैं वो चूज करने हैं भैया केवल और केवल 4। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें परमुटेशन लगा देंगे 9p4, 9p4 परमुटेशन लगा देंगे। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन क्या है दोस्तों, अब आप मुझे एक कंडीशन बताएंगे। देखो ये 6 तरीके से बढ़ा गया मल्टीप्लाई, बाकी के 4 हो जाएंगे 9p4 तरीके से। और कंडीशन क्या है, इसमें 2 लेटर ए रिपीट हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 लेटर सी रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसको सोल्व करो, देखो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9p4 को क्या लिख सकता हूँ मैं,
9 पे 4 को लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 में से 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेगा फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा आंसर बताओ, ये हो जाएगा 6 गुणा 9 गुणा हो जाएगा आपके पास 8 गुणा हो जाएगा आपके पास 7 गुणा 6 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा बोलो, बटे हो जाएगा फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाएगा ना आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 2 गुणा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, 4 से आपका ये 2 बार कट जाएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बचेगा 45 36। आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 23 नंबर। दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अधिकतम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी कितनी होगी। अधिकतम एक चित यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक चित आना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे अधिकतम एक चित मतलब क्या होता है। एक हेड की बात हो रही है भाई, चित का मतलब क्या होता है, हेड होता है, यही तो हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो दो सिक्के उछाले जाते हैं, दो सिक्के, तो दो सिक्के जब उछाले जाते हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब उसमें क्या क्या आपके पास दिखाई देता है। या तो आपके पास दोनों सिक्के पे हेड आ सकता है, या आपके पास दोनों सिक्के पे हेड, पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या आपके पास पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है, या आपके पास दोनों पे टेल आ सकता है। ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास कितनी कंडीशन बनेगी, 4 कंडीशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताएंगे दूसरी बात, आपसे बोला गया है कि जो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो जाएंगे। अगर फेवरेबल आउटकम की बात करता हूँ, उसने बोला कि अधिकतम एक सिक्का एक चित आना चाहिए। अधिकतम एक चित का मतलब कि मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, सॉरी टेल होना चाहिए। चित का मतलब होता है टेल, मैक्सिमम एक टेल होना चाहिए। तो आप बोलेंगे एक टेल का कितना है, देखो ये है टेल हो जाएगा। अधिकतम एक चित प्राप्त करने की संख्या कितनी होती है, एक टेल हो जाएगी आपके पास, है ना। और एक हो जाएगा आपके पास ये, एक ये हो जाएगा आपके पास, एक टेल हेड हो जाएगा आपके पास, और एक हो जाएगा आपके पास ये टेल टेल। बात आ गई समझ में। तो 3 फेवरेबल आउटकम आपके ये बन जाएंगे। टोटल कितने हैं, 4 है, तो 3/4 आपके पास आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 3/4। बोलो समझ में आ गई बात, 3/4 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर आपका है 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है तो 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। कितनी बार भी उछाल लो, कितनी बार भी उछाल लो हेड और टेल, एक सिक्के को कितनी बार भी उछालो उस पर हेड आने की प्रायिकता, उस पर टेल आने की प्रायिकता 1/2 ही होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 25, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, 2017 में आया हुआ है। आपको बोला गया 6% का कितने प्रतिशत 5% है, यानी कितने प्रतिशत 5%, तो 5% के बारे में पूछा गया है। 5% बटे कितना हो जाएगा 6%, और मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपके पास 100 वैल्यू, 100%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 500/6, तो 5×8 = 40 हो जाएगा, सॉरी 6×8 = 48 हो जाएगा, यानी कि 83.33% आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास है 26। घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 10%, 20% और 25% की प्रतिशत वृद्धि होती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी क्या हो जाएगी। घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है, क्या हो जाएगी। देखो जी, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। जो प्रतिशत वृद्धि की बात मैं करता हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है ये क्वेश्चन आपको। प्रतिशत वृद्धि की बात करता हूँ, देखो घनाभ का जो आयतन होता है उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, यानी कि हाइट इंटू ब्रेथ इंटू क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है जी, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्या, आपसे ये पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया है कि इसके घनाभ के आयतन में, तो घनाभ का आयतन ही हो जाएगा। अब देखो आपको जब मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो तो आप सक्सेसिव लगा दीजिए, या तो सक्सेसिव लगा दीजिए, रेशियो कर दीजिए। तो पहले कितना था, मान लीजिए 10, अब 10% बढ़ गया, आप हो जाएगा 11 घनाभ का आयतन। घनाभ की लंबाई, पहले मान लीजिए घनाभ की लंबाई 5 थी, अब 20% बढ़ जाएगी तो 6 हो जाएगी। पहले मान लीजिए घनाभ की लंबाई 4 थी,
अब 25% बढ़ जाएगी तो 5 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों इसका रेशियो निकाल देना है। रेशियो निकालेंगे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 बार, ये कट जाएगा आपके पास 3 बार, यानी हो जाएगा कितना 20, और 20 से कितना हो जाएगा 33। तो 20 से कितना हो जाएगा, 20 से हो जाएगा 33, यानी पहले आयतन अगर 20 था, अब आयतन हो जाएगा 33, तो कितना बढ़ जाएगा 13 बढ़ जाएगा, और 13 बटे कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 100%। तो आंसर जो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 65% आपका आपका आंसर हो जाएगा सही, यानी 65 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा 65। तो ए आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको 15:14 दिया हुआ है। इसकी हानि प्रतिशत बतानी क्या होगी, आसानी से बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो भाई, इसकी हानि बतानी है तो 15 थी और 15 से 14, तो एक की हानि हो गई, किस पे होगी 15 पे होगी, मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो भी आएगा आप बता देंगे, ठीक है। 15 छक्का 90, और ये आपके पास हो जाएगा आंसर सी डी ऑप्शन, 6 सही 2/3% आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर आपका 28 है। 5 कैमरे, आपने बोला 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, ठीक है। आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 5 कैमरे उसने खरीदे होंगे, भाई 5 कैमरे का जो एसपी होगा, उसमें से उसने 5 कैमरों का सीपी निकाला होगा, तभी तो उसको लाभ हुआ होगा। और लाभ कितने के बराबर, 2 कैमरे के लागत मूल्य के, यानी 2 कैमरे के सीपी के बराबर लाभ हुआ होगा। भाई आप मुझे बताओ, 5 कैमरे खरीदे होंगे, फिर 5 कैमरे बेचे होंगे, तभी तो उसको कैमरे पे लाभ हुआ होगा। तो 5 कैमरे जितने में खरीदे, उसमें 5 कैमरे जितने में लिए थे उसको और माइनस कर दे तो लाभ आ गया। आप इसको सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपके पास 5 एसपी बराबर हो जाएगा आपके पास 7 सीपी, यानी कि एसपी जो बराबर हो जाएगा, एसपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा, एसपी और सीपी का रेशियो जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7:5 हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ, किस पे हुआ 5 पे हुआ, मल्टीप्लाई 100%, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा भैया 40%, 40% आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40% आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 29। एक स्टोर में 82,500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर 69,200 रुपए में उपलब्ध है। वस्तु पर छूट आपको बतानी कितनी हो जाएगी, बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। एमपी और एसपी दिया हुआ है, छूट बता देंगे आराम से। एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, यदि चिन्हित कीमत 1200 है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगी। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। आप बोलोगे भैया आप इतने इजी इजी क्वेश्चन क्यों लेके आ रहे हो, मैं लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन जो आए हुए हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना भाई, वो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। अब अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है तो मैं अच्छा क्वेश्चन, तो मैं एक क्रम से चल रहा हूँ। क्रम से इसलिए चल रहा हूँ कि आपको इजी टू मॉडरेट लेके चलेंगे, और मॉडरेट टू फिर हाइट चलेंगे। जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 1200 चिन्हित मूल्य है, 20% की छूट दी तो 80% पे बेचा गया होगा, वही विक्रय मूल्य बताना है, तो 12/96 होता है, यानी कि 960 आपके पास आंसर आ जाएगा, 960 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 31 है। 5500 के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेश किया गया, 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज बताना। 5500 रुपए की मूलधन है, आपको ब्याज बताना, तो एसआई बराबर मैंने आपको कल बताया था पीआरटी 100 होता है, प्रायोरिटी अपॉन 100। तो पी कितना है आपके पास 5500, आर कितना आपके पास 3%, और टाइम कितना है आपके पास 8 महीने, महीने को किसमें चेंज करना होता है हमें, महीनों को चेंज करना होता है साल में, और बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से आपका कितना कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 8 या 24, तो 24 से 2 बार कट जाएगा आपके पास, 2 बार हो जाएगा, तो 55 दूनी कितना होता है, 55 दूनी आपके पास होता है दोस्तों, 55 दूनी आपके पास होता है 110, तो 110 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 32 नंबर। एक डॉक्टर 3,825 उधार लेता है और वह 2 वर्ष वार्षिक किस्तों में पैसा वापस कर देता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रति किस्तों की वैल्यू बतानी कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, किस्तों वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना। देखो आप मुझे बताएंगे, अगर मैं वार्षिक किस्त की बात करता हूँ तो 4% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा, 1/25 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष जो थी राशि 25 से कितनी हो गई होगी, 26 हो गई होगी दोस्तों। दूसरे वर्ष अगर किस्त की बात है, तो किस्त में जब हम करते हैं तो इसका इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और 26 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 676 होता है।
तो अगर यहाँ मैंने स्क्वायर किया है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये 1 साल की बात है और ये 2 साल की बात है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल की बात है। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको 26 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो होती है आपके पास, ये होती है इंस्टॉलमेंट। ये होती है आपके पास इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्त होती है। ये जो आपके पास किस्त होती है, ये जो टोटल आपके पास आता है, ये टोटल होता है आपके पास कितना, ये टोटल होता है आपके पास दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। और ये जो टोटल आपके पास होता है, ये टोटल होता है आपके पास अमाउंट। समझ में आ गई बात। अब आप इसको जब 26 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। तो आप मुझे बताएंगे जो टोटल पैसा आपका लिया गया, वो पैसा लिया गया उधार लिया गया होगा, जो पैसा लिया गया होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो 25 की मल्टीप्लाई जब 26 से करूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो? 25 दूनी 50 और 13 पंजे 65, यानी कि इसमें 640 आ जाएगा। ये हो जाएगा 650, सॉरी 650 और 625 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1275 हो जाएगा भैया, 1275। तो ये 1275 आपके पास आ गया। और ये आपके पास क्या बतानी है आपको? आपको बतानी है भैया इंस्टॉलमेंट। आपको क्या बतानी है? आपको बतानी है भैया इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी बोलो? ये जो आपके पास होगा, ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने उधार लिया पैसा। अब ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके पास 3825 के बराबर, यानी पूरा पूरा इसका 3 गुना है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? ये इंस्टॉलमेंट होती है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 676 का 3 गुना कर दो। 6 18 यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए, तो 8 केवल और केवल एक में ही आ रहा है। 2028 आपका क्या हो जाएगा? 2028 आपकी किस्त हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर कौन सा है आपके पास? 33। ए बटे बी आपको दिया हुआ है दोस्तों। ए बटे बी आपको 5/8 दिया हुआ है। आपको बताना है 11/14 प्लस बी माइनस ए बटे बी प्लस ए। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्या आप इसका आंसर नहीं बता सकते हो? आसान से बता सकते हो, आसानी से। ए बराबर मैंने मान लिया 5 और बी बराबर मैंने मान लिया 8। तो पहले मुझे 5 में से 8 घटाना 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 11/14 प्लस हो जाएगा 3 और प्लस इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो भैया 13 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लो आप। 13 अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 या 12 आंसर आएगा आपका 82। तो आंसर कितना आएगा आपका? 182, और 182 केवल एक ही में ही है ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 185/182 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 34। एबीसीडी क्रम से 1375, 1600 सॉरी 13,750, 16,205, 16,250 और 18,750 रुपए निवेश किए। एक व्यवसाय शुरू किया, यदि लाभ में बी का हिस्सा इतना है तो आपको ए प्लस सी का हिस्सा बताना कितना होगा। ए प्लस सी का हिस्सा, देखो ध्यान से समझेंगे। ए जो है उसने पैसा निवेश किया, कुछ पैसा बी ने निवेश किया, कुछ पैसा सी ने। तो ए ने जो पैसा निवेश किया वो निवेश किया दोस्तों 13,750। बी ने जो निवेश किया वो 16,250। सी ने जो निवेश किया वो 18,750 रुपए निवेश किया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्योंकि एक साल तक निवेश किया, अब साल के अंत में आपको लाभ बताना है, तो आप क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। भाई अगर समय समान है तो प्रॉफिट का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? वो इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है जी, 0 से 0, 25 से डिवाइड करो। देखो 25 पंजे कितने होते हैं? 25 पंजे 125 होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे फिर 25 पंजे 125 होते हैं। 25 से इसे डिवाइड करो, 25 छक्का 150 होते हैं। और कितना बचेगा बोलो? 25 छक्का 150 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 25 पंजे 125 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे 25 से डिवाइड करो, 25 सत्ते 175 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा? 25 पंजे 125 हो जाएंगे। ठीक है। 25 पंजे 125, और ठीक है। आप इसको 5 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपके पास 11, ये हो जाएगा आपके पास 13, और ये हो जाएगा आपके पास 17। अब क्योंकि हमें बी का लाभ दिया हुआ है, तो बी का लाभ हमारे पास है कितना? बी यूनिट जो आपके पास है, इसका लाभ आपको दिया हुआ है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5200 दी हुई है। 17 प्लस 18 की वैल्यू बतानी। ए और बी अर्जित लाभ के अंतर बताना, सॉरी इसका 13 11 और 17 का अंतर बताना। तो 11 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा बोलो? इसका और इसका अंतर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 6 यूनिट हो जाएगा, यानी 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 13 चौका 52 हो जाएगा। ये 4 यूनिट के बराबर है, 40 गुना के 40 के 400 के 400 के बराबर है। तो 6 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे 400 से, तो 6 चौक 2400 आपके पास आंसर आ जाएगा। 13 चौका 52 होते हैं ना, तो सही तो है, हम तो सही तो कर रहे हैं, हमसे पूछा क्या गया है?
ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर 6 यूनिट हो जाएगा, तो 6 चौक 24 आना चाहिए। तो भाई आंसर क्यों गलत आ रहा है? एक बार दोबारा करके देखता हूँ। यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब एक बात समझेंगे, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो आप, आपसे बोला ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में अंतर आपको बताना कितना होगा, तो 17 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175 होते हैं, तो 75 पाँच 25 पंजे 125 होते हैं, ये भी ठीक है। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, ये भी ठीक है। 13 में से 17 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा आपके पास 16 नहीं 6 आ जाएगा, 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, कितनी हो जाएगी? 13 चौका 52 होते हैं, यानी 400 आएगी। तो 4 छंग तो 24 होना चाहिए ना, कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं दोस्तों? अगर आप इसको नोट कर पा रहे हो गड़बड़ को मेरी, तो आप एक बार मुझे बताएंगे, शायद कहीं हम गड़बड़ कर दे रहे हैं, गड़बड़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे? ए बी सी है आपके पास। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ ये, तो 5 से डिवाइड करो तो 15 पंजे 75 होते हैं ना भाई, तो ये गड़बड़ होगी ये वाली। 17 पंजे नहीं, 17 पंजे नहीं, ये 15 पंजे 75 होते हैं, तो यहाँ पे 15 आएगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हुई थी, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हुई है। और यहाँ पे जो आएगा 15 पंजे 75 आएगा, यहाँ पे हमने 17 लिख दिया ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपके पास आएगा 15, 15 पंजे 75, ठीक है जी। अब इसका अंतर आपको बताना, तो इसका अंतर कितना है? 4 यूनिट है। इसका अंतर कितना है? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू बता देंगे, तो कितना हो जाएगा? अरे भाई 4 यूनिट की वैल्यू बता देंगे, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 40, तो 4 चौक 16 आपके पास आंसर आ जाएगा 1600, ठीक है। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हो गई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 35। देखो प्रश्न नंबर 35 है, 15% शराब वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का अनुपात जो है 12% हो जाए? बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो, कल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार 68.5 किलोग्राम, यदि 72.2 किलोग्राम, 70.8 और इतना 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 किलोग्राम भार के 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिल लेते हैं, तो आपको बताना सभी विद्यार्थियों का औसत वजन जो हो जाता है, औसत भार जो हो जाता है, वो 300 ग्राम बढ़ जाता है। आपको बताना शुरुआत में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, हालांकि आप इसको कर सकते हो, लेकिन आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप एक बार इसको समझेंगे, मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में जो मेरे पास लोग थे, जो हाँ जी, तो आप मुझे बताएंगे, मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में जो मेरे पास लोग थे वो कितने, 68.5 है ना, तो मैं मान लेता हूँ एक्स लोग मेरे पास थे, तो एक्स लोग थे, तो उनका औसत वजन कितना हो जाएगा? 68.5 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसमें कौन कौन लोग जोड़ा गया? देखो 72.2 का एक व्यक्ति जोड़ा गया, और 70.8 का एक व्यक्ति जोड़ा गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 143 हो जाएगा। फिर उसमें 70.3 का एक व्यक्ति जोड़ा, तो 70 और जोड़ देंगे तो 43 और 7 कितना हो जाएगा? 21, 21 यानी कि 213.3 हो जाएगा। फिर उसमें 66.7 का एक व्यक्ति और जोड़ा गया, तो 66 और जोड़ेंगे तो 13, ये हो जाएगा 6, 13 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 20, 20 और 6 हो जाएगा 80, यानी कि 280 हो जाएगा। ये 280 हो जाएगा टोटल, ये व्यक्ति जोड़ा गया। अब क्या हुआ इसमें? अब इसमें बोला गया है कि जो व्यक्तियों का औसत भार हो जाता है वो 300 ग्राम बढ़ जाता है। अगर 300 ग्राम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस के कितने व्यक्ति हो गए? अब 4 व्यक्ति और फालतू हो गए, और कितना भार बढ़ गया? ये हो जाएगा 68.5 में 300 ग्राम और जोड़ दूंगा तो 68.8 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये हो जाएगा आपके पास
68.5x हो जाएगा, प्लस आपके पास हो जाएगा 280 और बराबर आपके पास हो जाएगा ये। आप यहाँ से निकालेंगे तो 68.8 हो जाएगा x, और प्लस आपके पास हो जाएगा, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दिए 68.8 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा, देखो 4 अट्ठे 32 का 2 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 3 35 का 5 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 3 हो जाएगा 27, यानी हो जाएगा आपके पास 275.2। अब आप इसमें सॉल्व करो, देखो ये आपके पास इधर आ जाएगा, ये आपके पास इधर आ जाएगा, तो 0.3x बचेगा, और बराबर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 4.8, 4.8 बचेगा, तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 16, यानी पहले जो लोग थे वो 16 लोग इसमें थे, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 37। 37 नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक दिन काम करते हैं। बी पहले दिन काम शुरू करता है, ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए जो है, ए की क्षमता है 48 दिन की। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिन में कर देगा। देखो एक चीज यहाँ से आपको समझनी है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर इसको आसानी से समझ पाओ ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको दोनों तरीके से आप इसको बता सकते हैं, मैं इसको आपको दोनों तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एक सेकंड है, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है ना, एक बार 1 सेकंड का समय देंगे दोस्तों बस। एक सेकंड का समय देंगे बस। हाँ जी, हाँ आराम से आराम से आराम से 1 सेकंड का समय देंगे, 1 सेकंड का समय। देखो जी, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि एक दिन ए आता है एक दिन बी आता है, इस तरीके से काम करते हैं। अगर बारी बारी से, आप एक बात समझो, मुझे एक बात बताएंगे, अगर बारी बारी से काम करते होंगे तो इसका मतलब क्या है। देखो आप यहाँ पे आओ, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है ना समय की, इसको इस पे आओ आप। ये दिया हुआ आपको 11 सही 1/3, ठीक है, ये 11 सही 1/3 आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 12 दिन की बात करता हूं तो 6 दिन एक ने काम करा होगा, 6 दिन एक ने काम करा होगा। तो अगर मैं बात करता हूं 10 दिन की, आप 10 दिन की बात करो, 10 दिन की मैं बात करता हूं तो 10 दिन में हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि अब जो मैं बात करता हूं 10 दिन की, तो 10 दिन को कैसे कर दूंगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 सही 1/3 दिन हो जाएगा। यानी 10 दिन तो जो काम किया होगा वो ए ने भी किया होगा और काम क्या होगा बी ने, तो 2 दिन 5 दिन ए ने काम किया होगा और 5 दिन बी ने काम किया होगा। समझ गए, बात को ध्यान से समझना आप। अब बारी किसकी है, अब बारी है बी की, और अगर अब बारी बी की है तो बी में एक दिन जुड़ जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ काम है 1/3 दिन में कौन करेगा, 1/3 दिन में करेगा भैया ए। यानी अब हमारे पास टोटल जो इनका काम आ जाएगा। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी, लेकिन मैं अब आपको इसको अच्छे तरीके से लिख के बता देता हूँ। देखो ये चीज आपको समझ में आ गई ना, मैं इसको दूसरी तरीके से लिख के बता सकता हूँ आपको, एक बार आप बस ध्यान से समझेंगे। अब ये जो आपको दिया हुआ है, ये एक 11 सही कितना दिन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे समझेंगे 11 सही 1/3 दिन दिया हुआ है। इसमें यानी कि बी और ए काम करता है, तो आपको समझ में आ गया था बी कितने दिन काम करता है 6 दिन, और ए कितने दिन काम करता है 5 सही 1/3 दिन काम करता है। कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ कि, अगर एक बात आप मुझे बताएंगे, इसने बोला कि ए जो काम करता है वो 48 दिन में पूरा काम कर देगा। ए जो है दोस्तों वो 48 दिन में पूरा काम कर देगा। तो अगर मैं एक दिन का काम निकालता हूँ ए का, अगर ए का अगर ए का मैं एक दिन का काम निकालता हूँ, एक दिन का काम वन डे वर्क जो होगा उसका वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/48 हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात, 1/48 हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। अगर मैं इसका समय निकालता हूँ, इसका समय, तो इसका समय कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, 16/3 इसका समय आ जाएगा। ध्यान से समझते रहना इस बात को, 16/3 इसका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब दूसरी बात आप समझो, अब यानी कि अब मुझे ये पता चल गया, अगर मैं ए का टोटल वर्क निकाल लूं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए का टोटल वर्क हो जाएगा भैया, उसने जो उसकी जो इफिशियंसी आ जाएगी, एक दिन काम करने की इफिशियंसी तो होता है भाई, एक दिन में कोई कितना काम करता है उसकी क्षमता ही तो होती है, तो 1/48 इसकी क्षमता आ जाएगी। और ये कितने दिन तक काम करेगा, इसने बोला ये काम करेगा 16/3 दिन तक।
तो यानी ये जो टोटल काम इसका आ जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16 या कितना हो जाएंगे, 16 या 48 हो जाएंगे, 3 या 9 हो जाएगा। यानी ये जो काम करेगा टोटल काम का 1/9 यूनिट काम कर देगा, टोटल काम का 1/9 यूनिट काम कर देगा। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, जो बचा हुआ काम होगा, बचा हुआ काम कौन कौन सा होगा, रिमेनिंग वर्क जो होगा आपका वो कितना होगा, वो 8/9 होगा। भाई वो 8/9 वर्क होगा। अब ये 8/9 वर्क जो है दोस्तों, वो किसके द्वारा कराया जा रहा है, ये 8/9 वर्क जो है वो किसके द्वारा कराया जा रहा है, वो बी द्वारा कराया जा रहा है 6 दिनों में, भाई 6 डेज में कराया जा रहा है। तो आप मुझे बताएंगे, अगर मैं बात करता हूँ इसके एक दिन के काम की, अगर मैं बात करता हूँ इसके एक काम की, मतलब 1 यूनिट के काम की, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 9/8 हो जाएगा। अब इसका ये जो काम आ जाएगा दोस्तों, इस काम का 4 गुना मुझे कितने दिन में करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई बस 4 से कर दो। भाई इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा कितना हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 3 बार, और तीन तीन रोते हो जाएंगे 27, यानी कि 27 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 27 दिन। यानी इसका 4 गुना काम ये 27 दिन में कर सकती है। समझ में आ की बात कि नहीं आएगी, बोलो। आपको ये बात समझनी है कि इतना जो बचा हुआ काम है वो बी ने काम करा है 8-6 दिनों में, तो बी का हम क्या निकाल लेंगे, बी का काम निकाल लेंगे 6 दिनों का। भाई बी का जो 4 गुना काम है, जो इसका टाइम लगा वो 6 दिन लगा, तो इसके टाइम का 4 गुना कर देंगे। तो इसके टाइम का जो हमें लगा 1 दिन में काम करने, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 9/8 हो जाएगा, और इसकी गुणा कर देंगे 4 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 27। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझे। आगे चलते हैं प्रश्न, अरे भाई आराम से। प्रश्न कौन सा है आपका, किसी एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में दोनों 2 घंटे अधिक लगते हैं। मूल गति आपको बतानी क्या होगी, मूल गति का 75% कितना होगा, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है जी। आपको इसको ध्यान से समझना है। आपको बोला गया है कि ट्रक है, वो एक निश्चित दूरी है, उसकी कितनी है, 384 किलोमीटर की दूरी है। इसने बोला यदि वो अपनी दूरी को कितना कम कर देगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, तो उसी दूरी को तय करने में उसे जो समय लगता है वो लगता है 2 घंटे अधिक लगता है। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों, ये उसकी दूरी हो गई, ये उसकी दूरी हो गई। अब इसमें जो उसको समय लगेगा, मान लीजिए मैंने उसकी एस डिस्टेंस से दूरी चलाई, एस किलोमीटर प्रति घंटे से, तो इसको समय लगेगा टी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, अगर मैं इसकी स्पीड को कम कर देता हूँ, यानी कि 384 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपके पास एस माइनस के, बटे कितना हो जाएगा आपके पास, एस माइनस के कितना हो जाएगा बोलो, एस माइनस के 16 हो जाएगा, एस माइनस के 16। तो उसको जो समय लगता है वो 2 घंटे अधिक लगता है, यानी कि टी प्लस के 2 समय लगता है। समझ में आ गई बात। अब देखो दो वेरिएबल है, दो आपके पास क्या है, वैल्यू है। आपको टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा बोलो, टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा, एस माइनस के 16, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 384 अपॉन कितना हो जाएगा एस, और प्लस हो जाएगा 2। समझ में आ गई बात। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा बस। देखो एस की मल्टीप्लाई इधर इधर करूंगा तो 2s हो जाएगा, और 2s की फिर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, या एक काम कर दूं, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूंगा तो दोस्तों चलो ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपके पास 2s, तो इधर s से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 सॉरी, बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 384 एस, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, बराबर हो जाएगा एस माइनस के 16, ठीक है, एस माइनस के 16 इंटू इंटू हो जाएगा 384 प्लस कितना हो जाएगा, 384 प्लस हो जाएगा 2s, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका इसका सही उत्तर आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू रख दूं कुछ, तो आपका आंसर आ सकता है। अब मूल गति का 75% कितना है, देखो अब यहाँ पे आप क्या कर सकेंगे, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। ऑप्शन की हेल्प कैसे लोगे, अगर 75% की बात करता हूँ, 75% की, अगर मान लीजिए 75% मेरा कितना होगा, अगर 75% 45 हुआ, तो 75% 45 हुआ तो एस का टोटल कितना हो जाएगा, भाई 75% कितना होता है, 3/4,
3/4 ही तो होता है, तो 4 की वैल्यू निकालिए, 3×5 = 60 हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे 60 रखता हूँ, 60 और 60 माइनस 16, तो जब आप इसको सोल्व कर सकते हो आसान से, आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो एस की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ से सोल्व करके, है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 39। क्वेश्चन नंबर अगर नहीं होता तो मैं इसको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। इसके स्थिर जल में चाल बतानी है। देखो 80 किलोमीटर चलती है 16 घंटे में धारा के विपरीत, तो 16 घंटे में चलती है, तो धारा के विपरीत जा रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस के बाई हो जाएगा। और दूसरी बात, 72 किलोमीटर जा रही है और धारा की कितनी, धारा की दिशा में जा रही है और 12 घंटे में जा रही है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस के बाई हो जाएगा। तो x माइनस बाई कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, और s प्लस बाई कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 50 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा आपके पास 6। अब हमें क्या निकालना है, स्थिर जल में चाल, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 11, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5.5। तो 5.5 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर सकते हो आराम से, उस क्वेश्चन को आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपकी क्लास का आज का आखिरी प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न है आपका 40 नंबर। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई बतानी। आपको मैंने कई बार बताया है, अगर कोई ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी ही दूरी को पार कर रही है, और अपनी ही दूरी को पार कर रही है, तो मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर की, उस x मीटर की उसकी दूरी है। अब ये दूरी जो होगी, ये दूरी जो होगी, ये कैसे निकाली जाएगी, ये निकाली जाएगी 7 सेकंड में, भाई टाइम टाइम इंटू कितना हो जाएगा, स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 79.2, और गुणा 5/8 18 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये इसको आप 18 से डिवाइड करो, देखो ठीक है, आप इसको 18 से डिवाइड करो, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इसको हटा के ना, पॉइंट को यहाँ पे 0 लगा दिया मैंने। तो थोड़ा सा आप इसको सोल्व करो, देखो 9 से डिवाइड कर दूं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 से इसको डिवाइड करो, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, और 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। और दूसरी बात, आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको कर देंगे 4 बार डिवाइड, और 4 से इसको कितनी बार डिवाइड कर देंगे, 22 बार डिवाइड, और 22 सत्ते कितने होते हैं, 154, तो 154 मीटर की आपकी दूरी हो जाएगी ट्रेन की। ट्रेन आपकी 154 मीटर की हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। और हमने इस क्वेश्चन के, इस क्लास के अपने 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिए हैं। आपको 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। कैसी लगी क्लास, अगर आप चाहते हो कि भैया और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी जाए, ऐड ऑन करी जाए, कुछ भी बताया जाए, सजेशन आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको खुला क्या है, आपके पास अथॉरिटी है, आप आराम से उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी सजेशन दे सकते हो, ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं